Hello students, welcome back to BBVN online classes, and we were discussing about the chapter 2 structure of an atom, and in this chapter we were discussing about the shell, subshell, orbitals. Today I am going to tell you the next topic of this chapter, that is Bohr's atomic model. ऐसे तो आप लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में जूनियर क्लास यानी कि 9th क्लास में पढ़ा है, एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बट यहाँ पर हम इसके बारे में कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो हमें बताता है द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एंड साथ साथ में हमें इसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी बताता है। साथ साथ में हमें किसके बारे में बताता है? स्टेबिलिटी ऑफ एटम की स्टेबिलिटी के बारे में भी ये हमें बताता है। और बोर साहब ने, नील्स बोर थे ये, नील्स बोर, तो नील्स बोर ने हमें जो मॉडल दिया था उन्होंने कहा था कि यहाँ पर इसका जो फर्स्ट पॉइंट अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि जो सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं, है ना। तो हमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि जो एटम है, एटम में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। और इन्होंने इन शेल्स को क्या नाम दिया, इन्होंने इन शेल्स को एनर्जी लेवल्स कहा। क्या कहा उन्होंने? एनर्जी लेवल्स इनको कहा। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन है जिस सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा होता है, रोटेट होता रहता है सर्कुलर पाथ में, तो यहाँ पर हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो कैसी होती है, फिक्स होती है। ये एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं? एनर्जी लेवल्स ऑफ फिक्स एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, इनकी एनर्जी चेंज नहीं होती है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ एक फर्स्ट शेल में मूव कर रहा है, इट मीन्स इस फर्स्ट शेल जिसको उसने नाम दिया था K, और सेकंड शेल को नाम दिया था L, थर्ड शेल को नाम दिया था M, एंड फोर्थ शेल को इन्होंने नाम दिया था N। तो अगर हम यहाँ पे शेल नंबर की बात करें, शेल नंबर, तो n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = डैश डैश चलता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो एनर्जी लेवल्स थे, एनर्जी लेवल्स, इनको उन्होंने नाम दिया K, L, M, N, फिर डैश डैश करके ये चलते रहेंगे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इन एनर्जी लेवल्स की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फर्स्ट शेल में मूव कर रहा है, इट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन के पास में इस शेल की जितनी एनर्जी है, ठीक है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को कोई आउटर एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए मैंने इसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करी, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, सेकंड शेल में आ जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको फोर्थ शेल की जितनी एनर्जी प्रोवाइड करती हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, सीधा फोर्थ शेल में आके घूमने लगेगा। इट मीन्स अगर हम इलेक्ट्रॉन को जिस एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, जितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो उसी शेल में जाके मूव करने लगता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि जो एनर्जी लेवल है, मान लीजिए जो n = 1 है, अगर हम इसकी एनर्जी कितनी मानते हैं, E1, ठीक है, सेकंड की मानते हैं E2, थर्ड की हमने एनर्जी ले ली E3, और फोर्थ की एनर्जी ले ली E4। तो एनर्जी किस तरीके से, एनर्जी का ऑर्डर रहेगा, E4 एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर E3 होगी, फिर E2, और सबसे कम एनर्जी होती है फर्स्ट शेल की। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ हायर ऑर्बिट की तरफ चलते हैं तो वैसे वैसे उनकी एनर्जी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। और यही रीज़न है, आप लोगों को पता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन सा रिमूव होता है, आउटर मोस्ट शेल का, क्योंकि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो लेस स्टेबल होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेस स्टेबल होता है, ठीक है। और इसीलिए सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं, अंदर वाले शेल जो है वो रिमूव नहीं होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शंस, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम लोग, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास में वो उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा,
ठीक है, और उतना ही ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा और वो फटाफट से रिमूव हो जाता है। तो ये ऑर्डर हमें एनर्जी का ध्यान रखना है। दूसरी बात, एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। ये तो क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट और न्यू क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये न्यू क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। एक और चीज़ जो आपको यहाँ सीखनी है, दैट इज़ द एनर्जी डिफरेंस। अगर हम एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो आपको पता है सेकेंड एनर्जी E2 जो है वो ज़्यादा होती है E1 से, तो एनर्जी डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं हम? E2 माइनस E1। ठीक है, और ये किसके इक्वल होती है? एच न्यू के इक्वल होती है। तो एनर्जी डिफरेंस डेल ई इक्वल टू किसके बराबर होगी? एच न्यू के बराबर होगी। और न्यू क्या कर लेंगे हम यहाँ पर? जैसे कि अपन E2 की बात करें तो E2 के लिए क्या हो जाएगा? एच न्यू 2। ठीक है, और E1 की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? एच न्यू 1। ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पर रोटेट होने वाले इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, यहाँ रोटेट होने वाले इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो इन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस के वजह से ही एनर्जी में चेंजेस हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि अगर हमें न्यू फाइंड करना है, डिफरेंस या न्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? न्यू इक्वल टू डेल ई अपॉन एच, यानी एनर्जी को हम प्लांक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाएगी। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए बोर्स इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें पढ़नी है लिमिटेशंस, बोर्स मॉडल की लिमिटेशन। देखिए वैसे तो ये बहुत अच्छा मॉडल है, हमें स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी दोनों बताता है, बट इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन में इस आती है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल ओनली रिप्रेजेंट, या बेस्ड बोल सकते हैं हम, ओनली बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन एटम और एटम्स स्पीसीज लाइक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पर डिपेंड होता है एटॉमिक मॉडल, क्योंकि नील्स बोर ने हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करने के लिए ये मॉडल दिया था। और अगर हम हाइड्रोजन की बात नहीं करते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी दूसरे एटम्स और स्पीसीज़ पर बोर्स एटम जो है बेस्ड होता है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का जैसा कोई दूसरा एटम या स्पीसीज़ है तो उसको भी बोर्स मॉडल क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। ठीक है, लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ होती हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ यानी जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं तो उन पर ये बोर्स मॉडल जो है वो काम नहीं करता है, वहाँ पर ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो नील्स बोर ने जो मॉडल दिया था वो हाइड्रोजन एटम के लिए था और हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए था जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स पर ये लागू नहीं होता है, ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें सीखनी है इसी में वो है कि अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ जाना है? हायर एनर्जी लेवल में जाना है। हायर एनर्जी लेवल में जाना है तो ये क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, लेकिन इसको हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाना है तो ये क्या करेगा? एनर्जी को रिमूव करेगा। एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। एनर्जी को रिलीज करेगा, क्योंकि जब वो हायर एनर्जी लेवल में होता है तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। अब वो कम एनर्जी में आएगा तो उतनी ही एनर्जी को वो रिमूव करेगा, तब जाके वो लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। अगर उसको हम एनर्जी देते हैं तो वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, और अगर एनर्जी वो रिमूव करता है तो वो लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है। और एनर्जी लेवल क्या है? शेल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।